स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समाचार का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप तथा अन्य पाठ्य सामग्री समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे समाचार का अर्थ क्या है। समाचार यानी समाज में या हमारे चारों तरफ जो कुछ घट रहा है, नया या सामयिक, उसका विवरण या उसकी सूचना समाचार कहलाता है। यहाँ पर यह बात समझने योग्य है, ध्यान देने योग्य है कि कोई भी घटना अपने आप में समाचार नहीं होती, बल्कि उस घटना का विवरण जो समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से पाठकों या श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, वह समाचार कहलाता है, जिसे मीडिया की भाषा में उस घटना को स्टोरी कहा जाता है। तो उस घटना को समाचार का रूप दिया जाता है और श्रोताओं तक, पाठकों तक यह समाचार बनाकर पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं समाचार की परिभाषा क्या है। तो समाचार किसी सामयिक घटना का महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध एवं निष्पक्ष विवरण होता है, जिससे उस समाचार पत्र में पाठक की रुचि होती है, जो इस विवरण को प्रकाशित करता है। अन्य परिभाषा देखेंगे। किसी घटना या विचार जिसे जानने की अधिकाधिक लोगों की रुचि हो, वह समाचार कहलाता है। अन्य परिभाषा देखेंगे। किसी घटना की असाधारणता की सूचना समाचार है। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें हम देखते हैं कि सबका एक ही मंतव्य है कि वे घटनाओं को समाचार का रूप देते हैं जो लोगों तक पहुंच सके। आज समाचार शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। मनुष्य ने घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्राचीन काल से ही तमाम अलग अलग तरीकों के विधियों और माध्यमों को खोजा और विकसित किया था। हम देखते हैं कि संदेश या पत्र पहुंचाने के लिए कबूतरों का भी उपयोग किया जाता था पहले के जमाने में, लेकिन धीरे धीरे इसका रूप बदलता गया है। पत्र के जरिए समाचार प्राप्त करना इन माध्यमों में सर्वाधिक पुराना माध्यम है, जो कि लिपि या स्क्रिप्ट और डाक व्यवस्था के विकसित होने के बाद अस्तित्व में आया। पत्र के जरिए अपने मित्रों और शुभाकांक्षियों को अपना समाचार देना और उनका समाचार पाना आज भी मनुष्य के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन समाचार प्राप्ति के आधुनिक साधन हैं, जो मुद्रण या प्रिंटिंग, रेडियो और टेलीविजन जैसी वैज्ञानिक खोजों के बाद अस्तित्व में आए और उनकी प्रस्तुतिकरण के कारण, कुछ गुणों के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय भी हो गए। ध्यान देने वाली बात है कि नवीनता एवं विलक्षणता होना चाहिए उस घटना में, या उस घटना की जो स्टोरी बनाई जा रही है समाचार के लिए, उसमें नवीनता और विलक्षणता होना चाहिए, जिसमें कोई जानकारी मिलती हो या जिसमें अधिकतम लोगों की अधिकतम रुचि हो, जिसमें उत्तेजक एवं हृदयस्पर्शी समता हो तथा जिसमें किसी परिवर्तन की सूचना मिलती हो। का अर्थ यही है कि यह लोगों के लिए समाचार उपयोगी होना चाहिए और उनसे संबंधित होना जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि समाचार लेखन की भाषा शैली कैसी होना चाहिए। तो वो इस प्रकार है कि समाचारों की भाषा शैली का प्रश्न सदैव विवादास्पद रहा है। समाचार पत्र के पाठक वर्ग का स्तर, समाचार का विषय या क्षेत्र, संपादक की भाषा संबंधी नीति अथवा समाचार लेखक का अपना भाषीय ज्ञान और अनुभव, इन सब के कारण समाचार लेखन की भाषा शैली विभिन्न प्रकार की हो सकती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश या राजस्थान के कुछ समाचार पत्रों में समाचार की प्रस्तुति परिनिष्ठित साहित्यिक हिंदी में की जाती है, क्योंकि वहाँ की लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो उनकी भाषा अत्यधिक साहित्यिक हो सकती है, जिससे वे दैनिक बोलचाल में भी वैसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अहिंदी प्रदेश में वैसा स्तर नहीं होता है, जिसके कारण यह समस्या आती है, जिसे कुछ लोग संस्कृतनिष्ठ हिंदी कहते हैं
नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक हिंदुस्तान और जनसत्ता में एक ही समाचार बिल्कुल अलग अलग भाषा शैली में दिया जाता है। भाषा शैली से अर्थ है लिखने के तरीका क्या होता है। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में छपने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदी ट्रिब्यून, पंजाब केसरी में समाचार लेखन की भाषा बहुत आसान उर्दू पंजाबी से प्रभावित होती है, जिसका अर्थ हम देखेंगे कि जो समाचार पत्र यहाँ से प्रकाशित किया जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा जो होती है उसका पूरा पूरा प्रभाव समाचार लेखन की भाषा शैली पर पड़ता है। दूसरी ओर किसी खेल प्रतियोगिता का समाचार जिस प्रकार की भाषा में लिखा जाएगा उसी प्रकार की भाषा शैली व्यापार, उद्योग संबंधी वित्तीय क्षेत्र के समाचार की नहीं हो सकती है। तो हम देखते हैं कि समाचार पत्रों की जो भाषा है वो कुछ अलग होती है, जो व्यापारिक भाषा से भिन्न होती है। चुनाव प्रचार संबंधी समाचारों की भाषा जैसी होगी, किसी साहित्यिक समाचार लेखन में उससे सर्वथा भिन्न प्रकार की भाषा अपनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त शीर्षक की भाषा किसी और तरह की भाषा हो सकती है, क्योंकि उसमें कम से कम शब्दों में वस्तुनिष्ठता का संकेत करना होता है। अर्थात शीर्षक को सबको समझने योग्य बनाया जाता है, किंतु आमुख या विवरण में ऐसा कोई भी बंधन न होने के कारण भाषा शैली का स्वरूप बदल सकता है। इतना सब चर्चा करने का तात्पर्य यह है कि समाचार लेखन की भाषा शैली के संबंध में कोई सुनिश्चित सिद्धांत संभव नहीं है। क्यों नहीं है, जिसकी चर्चा हम ऊपर ही कर चुके हैं। परंतु एक बात आवश्यक है, वह यह कि आम पाठकों के लिए सहज सुबोध भाषा शैली में ही समाचार प्रस्तुत किए जाने चाहिए। समाचार पत्रों का उपयोग समाज के सभी वर्ग करते हैं। जानने योग्य हर बात की जानकारी सभी पाठकों तक सरल एवं रोचक भाषा शैली में पहुंचना समाचार लेखन का उद्देश्य है। इसीलिए जहां तक हो सके समाचारों की भाषा जन सामान्य को आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। समाचार चाहे साहित्यिक कला संबंधी हो या राजनीतिक उथल पुथल संबंधी हो, बाजार भावों से संबंधित हो या किसी वैज्ञानिक आविष्कार से, उस विषय विशेष के लिए प्रचलित शब्दावली अपनाते हुए भी उसका विवरण ऐसी भाषा शैली में दिए जाए कि साधारण से साधारण पाठक भी उसे समझ सके और उसमें रुचि ले। इस संबंध में सामाजिक शिष्टता, सौजन्य और स्वीकृत नैतिक मान्यताओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। सरलता या रोचकता के नाम पर भद्दी, फूहड़, आशिष्ट तथा अश्लील पदावली का प्रयोग समाचार लेखन में कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे समाचार लेखन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो अब तक के विभिन्न स्रोत से जानकारियां हासिल करने के बाद पत्रकार उन सूचनाओं को समाचार के प्रारूप में ढालकर जिज्ञासा पूर्ति करने लायक बनाता है। अर्थात जो भी घटनाएं इधर उधर घटती है, सूचनाएं प्राप्त होती है, उन घटनाओं को एक स्टोरी बनाता है और वह स्टोरी समाचार के प्रारूप में ढालकर रोचक और जिज्ञासापूर्ण शैली में उसको प्रस्तुत करते हैं। और एक अलग शैली होती है उसकी, जो साहित्य लेखन से अलग होती है। जिस प्रकार साहित्य रचना करते हैं वैसी समाचार लेखन की शैली नहीं होती है। समाचार में जिज्ञासा, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे प्रश्नों का उत्तर उसमें होता है। समाचार लिखते समय एकत्रित सामग्री से इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पत्रकार को तलाशना होता है और पाठक तक उसे संपूर्ण अर्थ में पहुंचाना होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि समाचार लेखन के 6 सूत्र हैं। उन सूत्रों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में लिखे गए समाचारों को सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। मुखड़ा या इंट्रोडक्शन या लीड, या कहानी या स्टोरी या घटना की लीड कहाँ से मिली है, बॉडी या विवरण, और निष्कर्ष या पृष्ठभूमि।
इसमें मुखड़ा या इंट्रो समाचार के पहले और कभी कभी पहले और दूसरे पैराग्राफ को कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड का क्या महत्व होता है और वह क्यों सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और समाचार लेखन के लिए 6 प्रकार के क होते हैं। ये प्रश्न ये क से शुरू होने वाले प्रश्न होते हैं, जैसे क्या हुआ, कौन सी घटना हुई, कब हुई, किसके साथ वो घटना घटित हुई, कहाँ घटित हुई, क्यों और कैसे हुआ प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त होती है। तो समाचार लेखन में इस तरह के प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन संवाददाता के दिमाग में ये प्रश्न चल रहे होते हैं, उसके अनुसार वह घटना की स्टोरी लाइन बनाता है और वह समाचार बनकर एक समाचार पत्र में प्रकाशित होते हैं। तो ये हमने देखा कि यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है। और आगे आप देख रहे हैं छात्रों कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उल्टा पिरामिड शैली का चित्र आप देख सकते और उसका विवरण यहाँ आप देख सकते हैं कि पिरामिड का आकार नीचे से चौड़ा और ऊपर की ओर पतला नुकीला जैसा होता है। इसको उल्टा किया जाए तो साधारण शब्दों में इसे उल्टा पिरामिड ही कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली से हमारा तात्पर्य समाचार लेखन से है। समाचार को पढ़ते समय आपने महसूस किया होगा कि समाचार के आरंभ में ही उस विषय की पूरी जानकारी दे दी जाती है छोटे से पैराग्राफ में। फिर घटते क्रम में धीरे धीरे उन खबरों को आगे बढ़ाते हुए अंत किया जाता है। और उल्टा पिरामिड शैली में महत्वपूर्ण जो चरण होते हैं वह यहाँ आप देख सकते हैं कि मुखड़ा या इंट्रो जिसे कहते हैं, यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंतर्गत समाचार का पूर्ण सार नहीं होता है। मुखड़ा के अंतर्गत क्या, कौन, कहाँ, कब आदि बिंदुओं पर विचार किया जाता है। उसके बाद बॉडी आता है, जिसमें विभिन्न पहलुओं को समाहित किया जाता है। घटना को उजागर करते हुए उसके कारण आदि को बताया जाता है। बॉडी में कैसे क्यों के रहस्य को स्पष्ट किया जाता है। और समापन के अंतर्गत समाचार का अंतिम बिंदु होता है, जिसमें समाचार लिखने वाला समाचार के कारणों को सामने रखते हुए पाठकों के लिए विचारणीय बिंदु छोड़ जाता है, जो काफी संक्षिप्त रूप में होता है। साथ ही इसमें तथ्य का स्रोत भी छिपा होता है। समाचार तथा उल्टा पिरामिड शैली का संबंध समाचार का मूल उद्देश्य लोगों की जिज्ञासा को शांत करना होता है। व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं को देखना व जानना चाहता है, जिससे वह संबंध रखता है। उन घटनाओं को वो बेहद करीबी से जानने की उत्सुकता रखता है। इस उत्सुकता को समाचार के माध्यम से पूरा किया जाता है। समाचार लेखन करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए पाठक उस समाचार का अध्ययन कर रहा है, उसे शुरुआत में ही पूरी जानकारी मिल जाना चाहिए। अगर पूरी जानकारी शुरुआत में नहीं मिलेगी तो वह उसके प्रति गलत विचार और धारणा बना सकता है। कहानी, उपन्यास आदि की रहस्य कथा घटनाओं को बाद में उजागर किया जाता है, जबकि हम देखते हैं समाचार लेखन में ऐसा नहीं होता है। समाचार लेखन में पहले ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हुए समाचार की शुरुआत में ही पूरी घटना का वृत्तांत प्रस्तुत कर दिया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि समाचार लेखन की प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार है कि समाचार पत्र विश्व भर की जानकारी देने का साधन है। हम घर पर रहकर ही देश विदेश की खबरें जान सकते हैं। इसमें क्या पूरे देश में हो रहा है यह हमें मालूम होता है। समाचारों का लेखन निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन समाचारों के लेखन में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन जरूरी है, जो है शुद्धता, वस्तुपरकता अर्थात अधिक विस्तार पूर्वक नहीं होता है, वस्तुपरक होता है। निष्पक्षता होती है, क्योंकि संवाददाता या घटना के संबंध में विवरण एकत्र करने वाले को निष्पक्ष रहकर सच्चाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि अपने विचारों को उस समाचार में मिलाना चाहिए। संतुलन होना चाहिए। जो भी घटना
की स्टोरी आप समाचार के लिए बना रहे हैं उसमें संतुलन अर्थात वस्तुपरकता का संतुलन, विलक्षणता का संतुलन और रुचि का संतुलन बनाकर घटना को शुद्धता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। और अगला है स्रोत, कि किन स्रोतों से यह जानकारी एकत्र की गई है और वह स्रोत विश्वसनीय होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी समाचार लेखन या जिस भी घटना की जानकारी एकत्र करके समाचार बनाया गया है उसका शीर्षक आकर्षित होना चाहिए और सच्चाई से जुड़ा होना चाहिए, जिसे देखते ही पाठक उस समाचार को पूरा पढ़े और शीर्षक देखकर ही उसे घटना की जानकारी के बारे में कुछ अंदाजा लग जाए। चलिए अब हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं कि समाचार का ढांचा किस प्रकार होना चाहिए। समाचार के ढांचे में महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। संभवतः कम से कम 150 शब्दों और अधिकतम 400 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। आमुख लिखते समय 5 W और 1 H के सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। 5 W अर्थात who, when, where, what और 1 H अर्थात how का उत्तर पाठकों को मिल जाना चाहिए। इन 5 W का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, वह है क्यों, कब, कहाँ, कैसे और किन के साथ। इन सब का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जब आप किसी घटना के विवरण को एकत्र करके समाचार लेखन करते हैं। समाचार आकर्षक होना चाहिए, सहज और सरल भाषा में होना चाहिए। समाचार का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। समाचार लिखते समय आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का और शिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शीर्षक विषय के अनुरूप होना चाहिए। समाचार में प्रारंभ से अंत तक रोचकता होनी चाहिए। कम शब्दों में समाचार का ज्यादा से ज्यादा विवरण होना चाहिए। रेडियो बुलेटिन के प्रत्येक समाचार में श्रोताओं के लिए संपूर्ण जानकारी होना चाहिए और समाचार छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। और हम आगे देखते हैं कि समाचार लिखने के स्रोत क्या हैं। पहला स्रोत है संवाददाता, जो घटना स्थल पर जाकर जानकारी और विवरण एकत्र करता है। उसके बाद आती है समाचार समितियां, कि वह जो भी स्टोरी बनाता है, जिस घटना के आधार पर वह समाचार समिति जो होती है वह उसका निरीक्षण करती है और उसमें कुछ काट छांट करके उस समाचार को अधिक रोचक और विशेष बनाती है। उसके बाद होता है प्रेस विज्ञप्ति। कई बार समाचार बनाए जाते हैं वो प्रेस विज्ञप्ति द्वारा भी बनाए जाते हैं। वे विज्ञप्तियां होती है पुलिस विभाग की या सरकारी विभाग की ओर से यह विज्ञप्तियां ली जाती हैं और उसके ऊपर संवाददाता जो होते हैं विवरण एकत्र करके उसका समाचार बनाते हैं। और अगला समाचार लेखन होता है चिकित्सालय, जिसमें से कॉर्पोरेट ऑफिस, न्यायालय और पत्रकार वार्ता के द्वारा भी समाचार बनाए जाते हैं। तो आप बहुत बार देखते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में जो कुछ घटनाएं घटती हैं उससे विवरण एकत्र करके उस पर समाचार बनाए जाते हैं। न्यायालय से कुछ निर्णय लिए जाते हैं, उन फैक्ट्स के आधार पर, उन निर्णयों के आधार पर कुछ समाचार बनाए जाते हैं। और कई बार पत्रकार वार्ता की जाती है जिसमें से कुछ तथ्यों को या कुछ घटनाओं को, कुछ वाक्यों को लिया जाता है और उसके आधार पर समाचार बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये समाचार लिखने के कुछ स्रोत यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतिवेदन की ओर, कि प्रतिवेदन की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर है कि आजकल प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिवेदक विभिन्न तथ्यों की जांच पड़ताल करके जो निष्कर्ष निकालता है उसे जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करता है। जब भी कोई विषय या मुद्दा सामान्य जनता के विरुद्ध होता है तो उस विषय की छानबीन करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में ही प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कि प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है, स्वरूप और शैली क्या है। तो भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, जो घटना पहले हो चुकी है या
वर्तमान में कुछ विशेष घटनाएं हो रही है, कुछ प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमवार और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। अगली परिभाषा हम इस प्रकार देख सकते हैं कि वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, उसे प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। अगली परिभाषा इस प्रकार देखते हैं कि यह अति संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा किंतु काफी सारगर्भित रचना होती है, अर्थात गागर में सागर भरने का प्रयास किया रहता है, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्रवाई के बारे में सही जानकारी मिल जाती है। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। प्रतिवेदन अंग्रेजी में रिपोर्ट शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समाचार पत्र के लिए किसी घटना अथवा दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट या प्रतिवेदन है। किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी प्रतिवेदन कहा जाता है। थाने में किसी दुर्घटना, अपराध जैसे चोरी आदि की शिकायत या रिपोर्ट के लिए भी प्रतिवेदन कक्ष या रिपोर्टिंग रूम बने होते हैं। इन स्थितियों में प्रतिवेदन से विवरण, सूचना, समाचार अथवा शिकायत आदि अर्थ लिए जाते हैं। प्रतिवेदन का एक विशेष अर्थ भी है। किसी कार्य योजना, परियोजना, समस्या आदि पर किसी उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, जिसमें उस योजना या समस्या का विस्तृत ब्यौरा या विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यह विवरण गहन पूछताछ या छानबीन पर आधारित होता है। अच्छे प्रतिवेदन में घटना, समस्या आदि से संबद्ध तथ्यों का प्रामाणिक और निष्पक्ष विवरण होता है। संक्षिप्तता या स्पष्टता प्रतिवेदन के अनिवार्य गुण है। अर्थात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कोई समिति बना दी जाती है और उस पर कोई संदेह होता है किसी विशेष विषय पर या घटना पर, तो उसकी जांच करने के लिए एक समिति बना दी जाती है और उस समिति को पूरा अधिकार होता है कि वे उस घटना से संबंधित विषयों पर पूछताछ करें, जानकारी एकत्र करें और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे उस घटना या दुर्घटना पर कोई निर्णय लिया जा सके। तो यह प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के कारणों को जानना होता है। दुर्घटना में कौन कौन से कितने लोगों को क्षति हुई है, कितनी क्षति हुई है, ये सारी कुछ जांच की जाती है। तो यह प्रतिवेदन का यह भी एक तरीका है कि उस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। और प्रायः रिपोर्ट एक प्रतिवेदन को समान अर्थ में ले लिया जाता है, किंतु प्रतिवेदन शब्द का अर्थ स्वरूप और विषय वस्तु रिपोर्ट से काफी भिन्न है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि प्रतिवेदन और रिपोर्ट सामान्यतः एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन उसमें काफी अंतर है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी जाती है, डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट पढ़ता है, संवाददाता समाचार के लिए रिपोर्ट लिखता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट प्रतिवेदन से किस प्रकार अलग है। यहाँ पर रिपोर्ट का अर्थ सामान्य विवरण से है, जबकि प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य योजना इत्यादि का अनुभव और तथ्यों से परिपूर्ण विवरण है, जो किसी लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कार्य की विशेष जानकारी तो दी जाती है, साथ ही विभिन्न आंकड़े आदि के माध्यम से निष्कर्ष, सुझाव और संस्तुतियां भी दी जाती है। यहाँ आपको समझाने के लिए रिपोर्ट और प्रतिवेदन के उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया गया है। अब हम देखते हैं प्रतिवेदन का स्वरूप क्या है। जब सरकार या किसी संस्था अथवा विशिष्ट अधिकारी के आदेश के अनुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, उसे औपचारिक प्रतिवेदन लेखन कहा जाता है। इसका वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होना अनिवार्य है, अर्थात यह बहुत ही विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए और इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। औपचारिक प्रतिवेदन किसी व्यक्ति विशेष का अपना अध्ययन एवं निष्कर्ष है। समाचार पत्रों में इस प्रकार के प्रतिवेदन प्रकाशित होते रहते हैं। इसमें अकेला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। आगे हम देखते हैं कि प्रतिवेदन लेखन के स्वरूप पर ध्यान देना आवश्यक है।
और जो बातें हैं वे इस प्रकार हैं कि रूपरेखा पहले से बनानी चाहिए, तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष अध्ययन होना चाहिए, विचारों की प्रामाणिकता होना चाहिए कि आपने कोई भी समाचार या स्टोरी बनाई है को अगर कोई चैलेंज करता है तो उसके लिए आपके पास प्रामाणिकता होना चाहिए। विषय केंद्रित अध्ययन होना चाहिए, अर्थात जिस विषय पर काम किया जा रहा है, स्टोरी बनाई जा रही है, समाचार बनाया जा रहा है या प्रतिवेदन लिखा जा रहा है, उस विषय से भटकना नहीं चाहिए, निर्णय सही होना चाहिए और अनावश्यक भावनात्मक शब्दों का प्रयोग समाचार या प्रतिवेदन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि प्रतिवेदन की शैली किस प्रकार होना चाहिए। यहाँ आप कुछ बिंदु देख रहे हैं कि हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, शीर्षक स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए, भाषा सरल और साफ होना चाहिए, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय को रेखांकित करता हो, अर्थात आपका प्रतिवेदन और शीर्षक दोनों में समानता होना चाहिए कि शीर्षक को आकर्षित बनाने के लिए आप दूसरा ही कुछ शीर्षक दे देते हैं और प्रतिवेदन किसी और ही विषय पर बनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा न हो। घटना, प्रकरण आदि जो भी हुआ हो उसकी तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए, अर्थात दिनांक और समय एकदम स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। कोई घटना, प्रकरण या किसी छानबीन की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। व्याख्या सही क्रमानुसार होना चाहिए, जिस प्रकार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसका क्रम कैसा होना चाहिए। तो क्रमानुसार सब कुछ एक के बाद एक घटनाओं की व्याख्या आते जाना चाहिए और निर्णय की जानकारी देना चाहिए कि उस प्रतिवेदन पर क्या निर्णय लिया गया है वह उसमें होना चाहिए। और प्रतिवेदन लिखते समय भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रथम पुरुष अर्थात मैंने ऐसा कहा या मैंने ये देखा, इस प्रकार के प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रतिवेदन के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रतिवेदन दिए गए हैं: व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। व्यक्तिगत प्रतिवेदन के अंतर्गत कभी कभी डायरी का रूप भी ले लिया जाता है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या किया, लेकिन यह इसे प्रतिवेदन का एक अच्छा या श्रेष्ठ रूप नहीं माना जाता है। और दूसरा है संगठनात्मक प्रतिवेदन। इसके अंतर्गत किसी सभा, बैठक, संस्था आदि का विवरण दिया जाता है कि लिखने वाला, जो प्रतिवेदन लिखने वाला है, वो अपने बारे में कुछ न बोलकर सारी बातें संगठन, संस्था के संबंध में ही लिखता है। जैसे किसी स्कूल का वार्षिकोत्सव पर प्रतिवेदन लिखिए, तो उस स्कूल की वार्षिकोत्सव के प्रतिवेदन में किस दिनांक को, किस दिन पर, कितने बजे, कौन मुख्य अतिथि थे और उन्होंने क्या अपने भाषण में बोला, उनके मुख्य बिंदुओं को, क्या क्या कार्यक्रम हुए, कौन कौन आए थे, कौन कौन उपस्थित थे, कितने बजे से कितने बजे तक क्या कार्यक्रम चला, इसका बिंदुवार विवरण होना चाहिए, जो संगठनात्मक प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। अब तीसरा है विवरणात्मक प्रतिवेदन। इस प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेले, सभा, रैली, प्रदर्शन या एग्जीबिशन आदि का विवरण तैयार किया जाता है। इस प्रतिवेदन को लिखने वाले को यहाँ पर बड़ी सच्चाई से विषय का उचित विवरण देना पड़ता है। जैसे किसी यात्रा का, कि कोई यात्रा, विशेष यात्रा कितने बजे से कितने बजे तक, कहाँ से कहाँ तक और किस प्रकार, कौन से साधन के द्वारा हुई, या मेले के बारे में भी आप प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो उसका पूरा विवरण दिया जाना चाहिए कि कौन से स्थान पर, किस दिन, किस दिनांक को और किस महीने में, किस वर्ष में, कितने दिनों के लिए, कितने दिनों से कितने दिनों तक के लिए, और प्रतिदिन में क्या क्या विशेष हुआ, ये सारी बातें इस विवरणात्मक प्रतिवेदन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिवेदन के प्रकार यहाँ पर पूरे होते हैं कि वे 3 प्रकार के होते हैं और वे क्या है समझाने का प्रयास किया गया है। और परीक्षा में भी आपको इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं
की टिप्पणी लिखिए, तो आप इस प्रकार एक अच्छी टिप्पणी इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि कुछ प्रतिवेदन इस वीडियो में आगे भी स्लाइड्स में दिए गए हैं, जो आपको और अधिक समझने में सहायता